चलिए इस बीच अब वक्त है आज का सुपर शेयर देखने का। सुमित बताइए। शुक्र मेहर, आज जो कंपनी चुनी गई है वो इंफ्रा स्पेस से है। SPML इंफ्रा को चुना है। दो इसमें थोड़ा रनअप इसमें आज के सत्र में जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा है क्योंकि इंफ्रा स्पेस में बाइंग है, लेकिन अदरवाइज क्योंकि जिस तरह कंपनी की ऑर्डर बुक है 6000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कामकाज करती है और स्पेशली इसको चुनने की वजह कि आज दो अहम इनफैक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने वाला है नमामि गंगा का, उसमें SPML इंफ्रा और ITD सीमेंटेशन, ये दो अग्रणी कंपनियां हैं जिनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो ये इस आधार पे इसको चुना गया है और ऐसे भी एक अच्छा रनअप में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नंबर्स को देखें तो पिछली तिमाही के अंदर मुनाफा करीब 12 गुना सीक्वेंशियली बढ़ा है और ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 2 गुना होता हुआ दिखा है YOY बेसिस पे, यानी कि दोनों ही ग्राउंड में नंबर्स अच्छे आए थे। इंटरेस्ट कॉस्ट को कंपनी लगातार ईज आउट कर रही है और पिछले साल दर साल देखें तो स्टैंड लोन इंटरेस्ट कॉस्ट कंसोलिडेटेड इंटरेस्ट जो है वो लगातार गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैल्यू वाइज भी करीब 7 की कैश EPS है और 11 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज करता है। सेक्टर 25 से 26 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। बाकी पीयर्स देखें, ITD सीमेंटेशन हुआ या फिर RPP इंफ्रा हुआ, रैमकी इंफ्रा हुआ, SPML इंफ्रा हुआ, इन सब में ही जो वैल्यू है वो एक अच्छी साउंड वैल्यू दिखाई पड़ रही है। फर्स्ट कॉल की एक रिपोर्ट को रेफर किया गया, हालांकि जो खरीदारी है वो लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए खरीदारी है, इंट्राडे के लिए खरीदारी ना करें। 105 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आपका सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। SPML इंफ्रा अगर आप देखें आज का स्टॉक है, लेकिन अब बात मैं अमूमन अगर आप देखें 931 935 के आसपास एक मैं स्टॉक की बात करता हूँ जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। द बेस्ट ट्रेड एट 930 935। आइए स्टॉक देखते हैं। आज मैं सुबह से मॉनिटर कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल फ्लैट है ये स्टॉक, बिल्कुल फ्लैट। चलिए एक बार आप देखिए चेन्नई पेट्रो को 205.25 पे बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आप जाके देखिए इसको डेली चार्ट्स पे एक बार, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ। और अब देखिए पिछले 2 सेशन से ना एग्रेसिव मोड में आ चुका है काउंटर। हायर लेवल्स को अगर आप देखिए टेस्ट करता हुआ 207.30। मैं कुछ देर के लिए अगर आर्ली चार्ट्स पे आऊँ, देखिए इस ट्रेड को मैं कैसे सेटअप करूँगा। आर्ली चार्ट्स पे ये 195 से 205 की चैनल में ना कंसोलिडेट होने के बाद अब निकल रहा है, तो यहाँ पर एक बड़े स्विंग की आप अपेक्षा करके चलिएगा। और ये स्विंग जानते हैं कहाँ तक होगा? लगभग 218 से 219 220 का क्लस्टर, ये पॉसिबली हो सकता है। ऑलमोस्ट डे हाई पर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अगर आप इसको ना देखिए जुलाई के फर्स्ट वीक से जून के लास्ट वीक से वॉल्यूम्स जो है ना धीरे धीरे कैपिटलाइज करते हुए, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर आप देखें वॉल्यूम्स इसको चेस कर रहे हैं। 208.15 पे आपकी स्क्रीन पर ब्रजेश, इनफैक्ट ये देखिए आपकी स्क्रीन पर हुआ क्या है, ये कि ये ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाई क्लस्टर्स को जो है ना वो पार कर रहा है। तो नज़र रख के चलिएगा, ऑलमोस्ट 20860। आई थिंक मैं जो ये स्विंग की पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ ना मिहिर, वो कम से कम नहीं तो 218 219, तो ऑलमोस्ट डे हाई पर। बट रखिएगा क्योंकि आर्ली चार्ट्स पर बहुत स्ट्रांगली कैपिटलाइज हो रहा है काउंटर। मैं आई थिंक हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट कोई है नहीं इस वक्त। ब्रजेश आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। एक एग्रेसिव स्टॉक है ये और देखिए बहुत दिनों बाद इसमें एग्रेशन लौट रहा है। देखिए वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि ऑल द मूविंग एवरेजेज, इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेजेज जो टेक्निकल्स में हम लेके चलते हैं, वो इट इज़ बीन ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 200 ऑड लेवल। इवन द वॉल्यूम ब्रेकआउट हैज बीन फाउंड आउट इन दिस स्टॉक समवेयर अराउंड 203 के आसपास में वॉल्यूम ब्रेकआउट है। प्रीवियस स्विंग की अगर मैं बात करता हूँ तो 220 218 के आसपास का स्विंग हाई था, वहाँ पर जाके ये स्टॉक अटक सकता है। मौजूद स्तर पे लगभग 207 208 के आसपास में है। डेफिनेटली बाइंग कर सकते विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 202 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 218 और 220। एनी क्लोज अबव दैट 220 stock would be entering into the new territory and short term it would be heading for 245 to 255 odd level। बिल्कुल। आज मिड कैप के जो बैंक्स हैं उसमें भी अच्छा मूव है। अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया 1.5% ऊपर है, साउथ इंडियन बैंक 1.5% ऊपर, करूर वैश्य बैंक 0.25% ऊपर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करीब 1.5% ऊपर। हितेश, रिजल्ट से पहले यहाँ पर अब कोई ट्रेड करना चाहिए और यू वांट टू वेट, एक बार नंबर्स आ जाएं उसके बाद कुछ करें? नहीं जी, हमारा ये मानना है रेलिगेट सिक्योरिटीज़ पे कि प्राइमरी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती। जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत जो हमें एक्सपेक्टेशंस है वो अभी भी PSU बैंकिंग क्षेत्र पे हमारा थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है। उसका कारण यही है कि NPS पे अभी भी हमें कहीं स्थिरता आते दिख नहीं रही है। ऐसा लग रहा है हमें इस क्वार्टर में भी
कुछ एनपीएस के सरप्राइज नेगेटिव्स दिख सकते हैं कई सारे बैंक स्टॉक्स में, पीएसयूज में खासकर। सो उसके चलते हम थोड़ा पीएसयूज पे थोड़ा सा हम कॉशियस रहना चाहेंगे। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और स्पेशली जो मिड कैप सेक्टर प्राइवेट बैंक्स हैं, चाहे वो डीसीबी हो, चाहे वो सिटी यूनियन बैंक हो, इस टाइप के बैंक्स जो हैं वो हमें काफ़ी एक्साइट करते हैं। और लार्ज कैप्स में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक है या कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब ने अपनी जो पेडिग्री बना के रखी है, उसके चलते हमें नहीं लगता कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई भी इन्वेस्टर को कभी प्रॉब्लम होगी इन टाइप के शेयरों में इन्वेस्ट करने में। देखिए, ये जब आप अर्निंग सीजन में जा रहे हैं, ये एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो चंक है, लेट्स फॉरगेट बैंक्स फॉर द टाइम बीइंग, इन्होंने थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया है एक ऐसे समय में जब बैंकिंग ने विश्वास खोया था अपना। अब एक्चुअल नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको अर्निंग विजिबिलिटी कहाँ कहाँ अच्छी लगती है एग्जैक्टली, आई मीन किस स्पेस में? एनबीएफसीज बास्केट में ही। हाँ, सो नो डाउट एनबीएफसीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ समय में प्राइमरीली। लेकिन हमारा फोकस यही रहेगा, चाहे वो आप एक्विटास देख लें, चाहे आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देख लें, यही जो स्टॉक्स हैं जो प्राइमरी रहे। एक्विटास एक नया लिस्टिंग, नया आईपीओ आया था अभी रिसेंटली, और एलआईसी हाउसिंग है जो हमें अभी भी काफ़ी अच्छा लगता है इस भाव पे। सो ये सब जो प्राइमरी एनबीएफसी का जो स्टोरी है एज अ बास्केट, इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टू प्ले ओवर द नेक्स्ट अगर 1-1.5 साल की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है ये। बिल्कुल। एक बार देख लेते हैं इस समय मूव क्या है मार्केट का। करीब फ्लैट ही है निफ्टी, बस 2 पॉइंट ऊपर 8337 का लेवल है। लेकिन हाँ, ये एक जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो आज जिस तरह का मूव आईटी का है, देखिए टेक महिंद्रा 0.25% नीचे जा चुका है। लार्ज कैप आईटी है ना? बिल्कुल। HCL टेक करीब 1.5% नीचे है। इन्फोसिस तो है ही नुकसान में, TCS करीब 0.5% नीचे है। तो ये जो लार्ज कैप आईटी स्पेस है ये आज बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ब्रिजेश, यहाँ पर HCL टेक और टेक महिंद्रा, इन पर क्या व्यू है आपका? अगर हम HCL टेक की अगर हम बात करते तो नीचे में लगभग 700-705 के आसपास का अच्छा एक सपोर्ट है। अपसाइड की मैं बात करता हूं तो लगभग 750-755। लास्ट एक 10 या 15 ट्रेडिंग सेशन में देखो तो इट्स बीन ट्रेडिंग इन दैट नैरो रेंज इटसेल्फ ओनली। सो द प्रोबेबिलिटी टू प्ले विद दिस टाइप ऑफ काउंटर इज दैट समवेयर अराउंड अगर 720-715 के आसपास में मिलता है, 700 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करेंगे एंड वील गो एंड सेल समवेयर अराउंड 745-750 ऑड लेवल। एनी क्लोज अबव 760 stock can see the new territory somewhere around 800 it might be touching. रही बात टेक महिंद्रा की अगर बात करता हूँ तो still the stock has been in a downward journey only. समवेयर अराउंड 505 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 535-540 का एक टफ रेजिस्टेंस है। जब तक उसको ब्रेक नहीं करता तब तक आई डोंट थिंक सो एनी अपस्विंग, एनी राइज वील गो फॉर अ शॉर्ट इटसेल्फ ओनली। समवेयर अराउंड 525 आता है तो 545 का स्टॉप लॉस लेके बेचने की सलाह रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे 480-485 के लेवल आपको देखने को मिलते हैं। चलिए भाई, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर संजय सिन्हा बात करने के लिए, फाउंडर साइट्रस एडवाइजर्स के। संजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मैं आई थिंक अर्निंग्स पे आता, अर्निंग्स सीजन को लेकर बात करता, लेकिन उससे पहले ये जो कैबिनेट रिशफल हुआ है इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद अगर आप देखें इससे क्या सिग्नल देने की कोशिश की गई है? अभी भी अगर आप देखें, चाहे रेटिंग एजेंसीज हों, चाहे वो बाहर के अगर आप देखें जो हाउसेस हैं, एग्जैक्टली क्या उनको सिग्नल देने की कोशिश की गई है अगले 3 साल के लिए इस कैबिनेट रिशफल, और मार्केट्स इसको किस तरीके से देखेगा? संजय जी। देखिए, ये इंडिया सरकार के लिए हाफवे मार्क है, और पिछले 2 साल में हम लोगों ने देखा कि जितनी उम्मीदें थी देश को, इकोनॉमी को और मार्केट्स को, उसके कंपैरिजन में एनडीए सरकार की प्रदर्शन, एटलीस्ट जो विजिबल परफॉर्मेंस है, वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं रही। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूँगा करीब पिछले 6 से 9 महीनों में, ये जो परसेप्शन है सरकार की वो बदल रही है। कई जो सरकार की योजनाएं थी उनका अब हमें सामने में उसका मैं कहूँगा कि फाइनल आउटकम दिखना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो सरकार की रही वो ये रही कि जो लेजिस्लेटिव लॉक जैम हो गया था उस पर कम से कम बजट सेशन में सरकार ने काफ़ी पहल दिखाई। ऐसे बहुत सारे बिल हैं जो सरकार ने पास किए। मेरे ख्याल से अगर हम ये कैबिनेट रिशफल को देखें तो इसको मैं 2 पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। एक पर्सपेक्टिव, उन्होंने स्टेबिलिटी की मैसेज दी है पूरे इकोनॉमी को और पूरे मार्केट्स को। जो मुख्य और जो की मिनिस्ट्रीज थे, मंत्रालय,
जैसे कि फाइनेंस हुआ, और जहां अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, जैसे रेलवेज हुआ या सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग हुआ, वहां पर उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, एटलीस्ट कैबिनेट लेवल पे। कुछ ऐसे मंत्रालय थे जहां पर शायद और भी ज़्यादा विजिबल इम्पैक्ट दिखना चाहिए ग्राउंड पे, वहाँ पर उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं कैबिनेट स्तर पे। तो कैबिनेट रीशफल होने के पहले जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था उसमें उन्होंने इस बात पर बहुत स्ट्रेस किया था कि वो अब एफिशिएंसी और डिलीवरी पर फोकस ज़्यादा रखेंगे। तो मुझे लगता है ये तो ज़रूर संदेश है जो इस कैबिनेट रीशफल से गया। कुछ चेंजेस ऐसे थे जो कि शायद समझ में नहीं आया हम लोगों को, जैसे वित्त मंत्रालय में राज मंत्री का चेंज समझ में नहीं आया कि वो क्यों किया गया, क्योंकि कम से कम सरकार के पॉलिसी को आर्टिकुलेट करने में वो काफ़ी सफल रहे थे, लेकिन वो एक काबिल पॉलिटिशियन है, किसी भी मंत्रालय में वो अच्छा काम करेंगे। और उनके जगह पे जो आए हैं वो भी एक बहुत काबिल एमपी हैं जी। और उनका जो प्रदर्शन रहा है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो आज जो अगर हम मार्केट पर्सपेक्टिव से देखें, जो सबसे बड़ी सेक्टर है जहां पर सरकार की पहल की जरूरत है वो है बैंकिंग सेक्टर, और वहां पर कुछ पहल सरकार ने कर रखा है और उसको कंटिन्यू करना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चेंज है, हाँ, ये इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखेगी। बिल्कुल। चलिए प्रीतेश, लास्ट क्वेश्चन टू यू। कोई पिक्स आप देना चाहेंगे? देखिए, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स, लेकिन जैसे मैंने पहले भी शो में बताया था, फार्मा स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छा मूव दिखाई देंगे ऐसा इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, ऐसा लग रहा है। सन फार्मा पे ध्यान रखना चाहिए। सन फार्मा ने अपना जो बुलिश गार्टली पैटर्न बनाया था फ्यू मंथ्स बैक, उसको फिर से विजिट किया है। इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग आउट फ्रॉम अ स्मॉल फ्लैग पैटर्न ऑन द डेली चार्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पे 782 के ऊपर सन फार्मा कैन गो बैक टू लेवल्स ऑफ 805, तो यहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इस बीच एक दो स्टॉक, प्रीतेश बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर आ रखी है आपने। इस बीच अगर आप देखें 157 हिट करता हुआ डीएलएफ, ये भी डे हाई पे कारोबार कर रहा है। एनबीसीसी में आप देखिए अब करीब करीब 7% का मूव, इतने बड़े ऑर्डर की खबर के बाद अगर आप देखें ऑलमोस्ट इसमें ये डे हाई पे कारोबार कर रहा है। और याद रखिए ये इस वक्त CY16 के नए हाइज पर है। संजय जी, अभी रियल स्टेट, आई मीन डीएलएफ का जिक्र किया मैंने, एनबीसीसी का जिक्र किया, थोड़ा सा विश्वास लौटता हुआ इस स्पेस में एज ए इन्वेस्टर। आई मीन डोंट नो एग्जैक्टली प्राइसिंग में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिमांड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, या फर्स्ट होम बायर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट प्राइसेस कुछ स्टेबल हो रहे हैं विद द पॉजिटिव बायस। आपका इस स्पेस में इंटरेस्ट बन रहा है सर संजय जी? देखिए, अगर आप देखिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, तो सबसे बड़ी जो चेंज हुई है पिछले 2 साल में वो है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लौट आया है। और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको आरबीआई के फिगर्स में भी दिख रहे हैं। इवन दो ओवरऑल लोन ग्रोथ की फिगर सिंगल डिजिट में है, बट हाउसिंग लोन की फिगर जो है वो डबल डिजिट में है। तो जो मिडिल क्लास तबके के लोग हैं वहाँ पर अगर आप देखिए तो हाउसिंग की डिमांड बरकरार है और पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरा मेरा मानना है कि जो 7th पे कमीशन की अवार्ड जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी उसका सबसे बड़ा फायदा हाउसिंग सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि देखिए हम 7th पे कमीशन के अवार्ड को इमीडिएट कंजम्पशन के रूप में देख रहे हैं। हम इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि जब हमारी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो हमारी एबिलिटी टू पे हायर ईएमआई बढ़ जाती है। और हाउसिंग आज के ज़माने में कोई भी अपनी जमा पूंजी से नहीं खरीदता, वो हर समय लीवरेज करके खरीदता है। तो अगर हमें ईएमआई पे करने की एबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो मैं निस्संदेह लोन लेके घर लेना चाहूँगा या बड़े घर को लेना चाहूँगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक हाउसिंग सेक्टर में एक बड़ा जो डिमांड क्रिएट होने वाला है वो ये 7th पे कमीशन के अवार्ड से होने वाला है। जहाँ स्टैग्नेशन है वहाँ मुझे लगता है वो है प्रीमियम सेगमेंट में, जहाँ पर कि प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा भाग गए थे। और बम्बई से शहर में ऐसे बहुत सारे मैं कहूँगा रीजनल पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि सप्लाई डिमांड से कहीं ज़्यादा है। तो उसको अगर हम छोड़ दें तो मुझे लगता है ग्राउंड लेवल पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लेवल का जो डिमांड है वो रियल एस्टेट सेक्टर में जोर से आने वाला है और उसका फ़ायदा इस सेक्टर को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ अब देवेंद्र चौकसी भी जुड़े, उनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हितेश आपसे आखिरी सवाल, आपकी कन्विक्शन लिस्ट में सबसे ज़्यादा किस सेक्टर के स्टॉक्स हैं इस समय जहां पर आप सबसे ज़्यादा बाय कॉल दे रहे हैं इस समय?
जी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज आई सेड, जैसे मैंने पहले बताया आपको, हमारा प्राइमरी कन्विक्शन कंजम्पशन रिलेटेड थीम पर ही है। तो चाहे टू व्हीलर्स हो, स्टॉक्स लाइक मारुति हैं, जैसे स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स हैं, या एफएमसीजी रिलेटेड स्टॉक्स हैं। हमें बजाज का बहुत ज़्यादा पसंद है। एनबीएफसी में हम डीएचएफएल जैसे स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी हमें पसंद है। और स्मॉल प्राइवेट बैंक्स, सीयूबी या डीसीबी जैसे बैंक्स हैं, ये हमें काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी काउंटर्स और इंडिसेस पे रखे आपने। देवेंद्र चौकसी एमडी क्या चौकसी सिक्योरिटीज़ के हमारे जुड़े हैं। देवेंद्र नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। देवेंद्र, अब देखिए मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ही है, नए ट्रिगर्स ढूंढ रहा है। आप क्या अर्निंग सीजन ही इसको कोई खुराक देंगे, और इस अर्निंग सीजन को लेकर आपका आउटलुक क्या, और आप लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को जो इस अर्निंग सीजन को चेज करने की अप्रोच क्या सजेस्ट की है देवेंद्र? या गुड मॉर्निंग। एक महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मार्केट जो फ्लैटिश आउटलुक दिखा रहा है उसका वन ऑफ द रीज़न इसके जो मार्केट के अंदर जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं, वो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक आई थिंक म्यूटेड रहा है, सबड्यूड रहा है। जो मार्केट हम अभी देख रहे हैं उसके अंदर ज़्यादातर आई थिंक परफॉर्मेंस जो रहा है वो लार्जली मिड कैप क्षेत्र के अंदर जो कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। काफ़ी समय से आई थिंक सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज विद इन द इंडेक्स बास्केट हैवन परफॉर्म्ड। उसके काफ़ी रीजंस हैं, बट आई थिंक विदाउट गोइंग इनटू दोज रीजंस इन डिटेल, I find that I think many of these companies are available at a valuation which are far more lucrative, far more exciting, far more I would say opportunity giving in this market. Some of the large cap companies जिनका इंडेक्स के ऊपर वेट भी हैवी है, उनके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि अगले 3 या 6 महीने के अंदर we will see lot of actions coming in. It should basically invite some of the long only investors to buy delivery based positions into some of these companies. Then you would see the market momentum going up. जैसे हम लोग ने I think एक व्यू ऐसा रखा है कि this second half of the calendar year 2016, we believe that I think larger amount of momentum should be seen in some of the large cap companies which are neglected on valuations. चलिए एक बार हिंडाल्को को देखते हैं। ये अब 2.5% ऊपर है, 126 के लेवल पर हिंडाल्को। मेटल स्टॉक्स पर संजय व्यू क्या है आपका? देखिए, मेरा व्यू तो मेटल पे कॉशियस है, लेकिन उसका कारण यह है कि मैं समझता हूँ कि एक ग्लोबल स्लोडाउन की शॉक आज भी हमारे आगे है, और जब तक हम उस शॉक को पार नहीं कर जाते, हमें मेटल्स और ग्लोबल कमोडिटीज़ पे बुलिश नहीं होना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैंने देखा है कि मेटल कमोडिटीज़ में काफ़ी तेज़ी आई है और उसका इम्पैक्ट मेटल कंपनी से पड़ा है। लेकिन जो ब्रेग्जिट के कॉन्टेक्स्ट में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे जो प्रेशर पड़ने वाला है, मुझे लगता है कि जब तक वो शॉक पार ना हो जाए तब तक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मेटल पे मैं पोजीशन लेना नहीं चाहूँगा। देवेंद्र, इस वक्त पिछले अगर मैं 1-1.5 महीने को देखूं तो एक तो अभी जैसे अभी जेपी इंफ्रा की जो जेपी ने किया एग्जैक्टली अगर आप देखें, या फिर बाजार ने जो इंटरेस्ट शो किया है बहुत हाई डेट कंपनी पे, हालांकि वो एक अच्छी थीम नहीं है। आई मीन इट माइट बी टेक्निकल रीज़न, शायद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है फंडामेंटली मैं स्टॉक को पिक करूँ। लेकिन एक और चीज़ है देवेंद्र, आप देखिए जिस प्रकार से मिड कैप इंफ्रा भाग रहा है, ARSS इंफ्रा, इक्विपमेंट फाइनेंस कंपनियाँ, इक्विपमेंट कंपनियाँ, ये इंटरेस्ट सही है बाजार का क्या? और एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या इसको चेस करना चाहिए मिड कैप इंफ्रा को इस वक्त? काफ़ी हद तक आई थिंक मार्केट एक पोटेंशियल को देख रहा है ये मिड कैप कंपनीज के अंदर, और मैं मानता हूँ कि पोटेंशियल रिमेन्स वेरी हाई। हाउएवर आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली ये मिड कैप कंपनीज के अंदर कितनी बैंडविड्थ है मैनेजमेंट की, कैसे वो डिलीवर कर पाते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी बनता है। मैंने काफ़ी कंपनीज को नज़दीक से देखा है। मैं समझता हूँ कि आई थिंक मार्केट इज़ प्रॉब्ली गोइंग लॉन्ग ऑन स्टोरीज and I think short on realities. Probably I think they are not trying to give weight to the ability of the management to deliver some of the high potential areas in which they are operating. Or many mid cap companies are facing the similar situation. Bandwidth का constraint गिनिए, या I think ability to materialize I think the execution part, I think उनकी तरफ देखें. I think these companies are basically struggling on that front. So I would remain cautious. Maybe I think some of the companies have run up ahead of time, ahead of valuations. Probably I think उनके अंदर थोड़ा ध्यान जोर से देना और जरूरी देना बनता है, क्योंकि I think one should not get trapped into this particular rally. At the same time, many companies where the management holds good amount of potential
they are available at a relatively discounted valuation. So I think one could possibly look at good quality management, good businesses, and a valuation which are at discounted levels. I think that would be the good formula to work with. राइट इस बीच हमने मिड कैप बैंक्स की बात की थी, उसमें अब देखिए मूव किस तरह का है। साउथ इंडियन बैंक ऑलमोस्ट 4% ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया 2%, करूर वैश्य बैंक 2% ऊपर, यूनियन बैंक 1.5% ऊपर, इन सारों पर मूव है। कुछ और जो मूवर्स हैं इसमें सेल करीब 1% ऊपर है, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रा इन पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मिड कैप में आज लीड कर रहे हैं। देवेन, आपने मिड कैप में कोई स्टॉक्स ऐड किए हैं क्या अपने पोर्टफोलियो में? Here we continue to put our weight on some of the companies like Sterlite Telecom now. Then we continue to like the agri-business in which we continue to hold position, as well as I think recommend company like Jain Irrigation. We believe that UPL, Advanta kind of companies are also equally looking attractive. TV18, Network 18 within the content space, we find that I think there are good opportunities. So such kind of companies where the fundamentals are strong, I think we like those companies. In fact, I think in many of these sectors, we have a good amount of recommendation on some of the good quality stocks, including into the consumer finance and BFCs. I think there where we find the opportunities are probably growing much bigger for them. संजय जी, अभी आईटी देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, रत्ती भर पैसा नहीं कमाया। ट्रेडर्स ने तो खैर कमाया ही नहीं, मंदड़ियों ने कमाया होगा यहाँ पे, लेकिन आईटी का ना चलना आई थिंक ये बाजार का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और इनफैक्ट मैं टेक महिंद्रा की जो कमेंट्री थी मैनेजमेंट की वो सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ब्रेग्जिट का इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, और अभी नहीं, आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद महसूस होगा। आपको आईटी पर क्या लग रहा है संजय, इस वक्त क्या ये लेवल्स एंटर करने लायक हैं या फिर अभी रुक जाइए, अभी आपको शायद और अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे? देखिए, इसके जवाब को मैं 3 भाग में बांटूंगा। सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है कि अगर आपके पास चॉइसेस हैं कि आप पैसा सिक्लिकल स्टॉक्स में डालें या डिफेंसिव स्टॉक में डालें, तो मोस्ट श्योरली आज आपको सिक्लिकल में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है। ये पर्सपेक्टिव हाँ मेरे ख्याल से अभी कुछ समय तक बनी रहेगी। तो ये जो आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों में आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का प्रदर्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, उसका एक कारण ये भी है कि पैसा जो रोटेट कर रहा है वो अब डिफेंसिव, जैसे फार्मा हुआ, आईटी हुआ, इनसे निकल के वो सिक्लिकल की तरफ चला गया है। तो वो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा कि ब्रेग्जिट का प्रभाव आईटी सेक्टर के रेवेन्यूज़ पे कितना पड़ेगा। तो अगर आप देखिए, जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ हैं उनका एक्सपोजर टू द यूरोपियन यूनियन करीब 25 से 30% का है। और नो डाउट ब्रेग्जिट का इम्पैक्ट सिर्फ ब्रिटेन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, उसमें यूरोपियन यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस पर्सपेक्टिव में ये जो असमंजस का माहौल पैदा होगा, उसमें हो सकता है कि ऑर्डर फ्लोज इन कंपनीज के लिए घट सकती है। लेकिन माइंड यू, ये 75% से लेके 70% जो उनका रेवेन्यू है वो इससे अफेक्टेड नहीं रहेगा। हमें इस बात को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये जो मूवमेंट्स होंगे इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेंसी पे होगा, और ये कंपनीज किस तरह से अपने करेंसी रेवेन्यूज़ को मैनेज करते हैं उसका भी इनके मैं कहूँगा टॉप लाइन बॉटम लाइन पर असर पड़ेगा। तो ये सेकंड पर्सपेक्टिव है। तीसरा पर्सपेक्टिव है कि आप सिर्फ आईटी को आज के पर्सपेक्टिव से ना देखें। क्या हम अगर पिछले 3 साल में अपने एक्सपीरियंस को देखें तो क्या हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ सिक्लिकल होने चाहिए, उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई डिफेंसिव नहीं होने चाहिए? मेरे ख्याल से वो होने चाहिए, और इनको अक्वायर करने का समय तब होता है जब इनकी प्राइसेस वीक होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आपकी पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही सही, 20%, 25% हिस्सा आपको यूज़ करना चाहिए इस वीकनेस में, इस सेक्टर के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। बिल्कुल। चलिए, कल कैबिनेट रिशफल के बाद जो फॉलोअप था उसमें हमने कई मंत्रियों से बात की। हमने मिस्टर संतोष गंगवार से भी बात की जो कि एमओएस फाइनेंस बने हैं, और उन्होंने तो उम्मीद जताई है कि जीएसटी पर कंसेंसस ऑलमोस्ट बन चुका है और मॉनसून सेशन में वो पास हो सकता है। बात यह है कि जीएसटी का जो बिल है उसको पूरी तरीके से पारित करवाया जाए, और एक सही अप्रोच के साथ हम लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। हम इस दिशा में कई प्रयासों से आगे बढ़ रहे हैं, और हमें लगता है कि
आने वाले समय में एक सही स्वरूप के साथ हम देश के सामने आएंगे। मेरा मानना यह है कि कोई भी दल खुलकर जीएसटी का विरोध नहीं कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सहमति के साथ हैं और अब इस सत्र में जीएसटी का बिल निश्चित रूप से पास हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, तो जीएसटी का बिल जो है वो पास हो जाएगा। देवेन, जीएसटी पास हो जाएगा इस मॉनसून सत्र में, इस बात की अगर आप देखें 100 में से लगभग 80% गुंजाइश लग रही है। आपको क्या लगता है, मैं क्या पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये आप तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है? लॉजिस्टिक्स एज ए इवेंट, एज ए रिफॉर्म, इसको देखते हुए सर्टेन स्टॉक्स जिन पर डेफिनेटली आपको बुलिश होना पड़ेगा, जिनको आप चेस करना चाहेंगे इन लेवल्स पे? सर, आई थिंक लॉजिस्टिक्स कंपनीज काफ़ी हद तक ये व्यू को फैक्टर कर चुकी है कि जीएसटी के हिसाब से उनका वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज आई थिंक देयर वुड बी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इनटू द consumption space. But as I see it, I think it is not going to be 3-6 months phenomena. This is going to be happening over a longer period of time. So keep an eye on that aspect, that I think it is not going to be a short term phenomena. Second thing, as I see it, I think with the cost structure coming down eventually, मेरा ऐसा मानना है कि कंज्यूमर के पॉकेट में पैसे बचने के साथ में आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्टार्ट्स इम्प्रूविंग, and with that improvement in discretionary spending, I think the companies which are with the consumer segments of products, they would be probably relatively benefited. We also keep an eye on some of the retail credit or retail financing companies which are basically aligned towards the consumer financing. वहाँ पे भी हम ज़्यादातर आई थिंक वेट देते हैं, बिकॉज वी फील दैट आई थिंक दिस इज़ वन एरिया which holds the promise of growing between 20 to 25 or even 25 to 30% rate of CAGR. So obviously I think we feel that this is one area which should be considered as an opportunity with this kind of a bill getting through. GST is definitely I think a long-term measure, and according to me I think it should ultimately improve the overall corporate manufacturing fabric in this country. That is how I see it. बिल्कुल। चलिए, इस बीच इंटरेस्टिंग है मार्केट में आज जो मूव देखने को मिला है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीरेंद्र अगर कुछ है तो मुझे नहीं पता आप सॉकर फॉलो करते हैं या नहीं, पर अपना ज्ञान ना के बराबर है, ज्ञान ना के बराबर, लेकिन तो आप देखिए संजय, आप तो स्पोर्ट्स के में काफ़ी रुचि रखते हैं। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो मुकाबला है सेमीफाइनल्स में, और पोर्चुगल में फाइनली रोनाल्डो हैज़ लिव्ड अप टू इट, उन्होंने गोल भी किया और पहुंचा दिया फाइनल में। लेकिन जर्मनी का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, स्पेशली नॉकआउट स्टेजेस में आके, आप किस पर दाव लगाएंगे फ्रांस और जर्मनी के बीच? हालांकि उनके जो दो सबसे बड़े प्लेयर हैं, स्ट्राइकर्स हैं, गोमेज और खेडाइरा, वो है भी नहीं, आई मीन इंजर्ड हैं। तो मिहिर, मैं तो फंड मैनेजर हूँ ना, तो मैं बाइनरी पोजीशन तो लेता नहीं, मैं प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन लेता हूँ। तो हाँ, ये तो सॉर्ट ऑफ बेटिंग सा हो गया। हाँ, इस नहीं, आपकी टीम बताइए फेवरेट, इट कुड बी एनीथिंग। ऑफ कोर्स, हाँ, मैं जर्मनी को फेवर करूँगा। देवेन, आप? मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट जितना सोचता हूँ समझता हूँ उसके हिसाब से लग रहा है जर्मनी को फॉलो करना जरूरी बनता है इसके अंदर। मैंने आखिरी मैच देखा था वर्ल्ड कप फाइनल, गोट्जे का बस वो गोल याद है। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ है, मैं थोड़ा सा फॉलो करता हूँ कि जर्मनी नॉकआउट स्टेज में आके अपनी जो गेम है वो ऐसे चेंज कर देता है कि जैसे वो पूरी टूर्नामेंट में खेला नहीं होता है। तो जो अपोनेंट होता है ना, उसे समझ में नहीं आता है कि ये खेल क्या रहे हैं, और वो ही उनकी खासियत है। इसीलिए इस स्टेज में आकर उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक फ्रांस ने अगर यहाँ पर उन्हें रोका, पिछली बार आपको याद है ना, ब्राज़ील को 12:30 बजे है रात में, लेकिन आपको याद है ब्राज़ील को पिछली बार 7-1 से हराया था इन्होंने। तो आई थिंक फ्रांस विल बी टेंस, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो खेल। अल्टीमेटली गेम हैज़ टू विन, टीम तो चाहे कोई भी जीते, पर अच्छा होगा मौका। चलिए संजय, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और देवेन आपका भी शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए।